6 ऑनलाइन। बाकियों को भी बता दो अगर इससे इसका नंबर बदल गया है ना। 8। नहीं सर सेम ही है। अच्छा वही है, चलो। अच्छा अब आप देखिए इस पर्टिकुलर ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक and let's continue. This is the part 2 of our radar lecture and this would be it. इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे मे बी मंडे से पहले, मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ें अब हमें रिवैम्प करनी है, कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़ानी। कोर्स आउटलाइन में FCS के हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली थी और उसके अंदर जो चीज़ रह गई थी वो डेटा बसेस रह गई थी, ठीक है ना, और आपकी सिस्टम आर्किटेक्चर रह गया था जो हमने आज शुरू कर दिया है, ठीक है। और हमने आपको बेसिकली चारों कैटेगरीज बता दी हैं, ठीक है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल सिस्टम, फेडरेटेड डिजिटल सिस्टम और मॉड्यूलर सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हमने आपको क्लियर कर दिए और अब हम फर्दर एक एक सिस्टम को इनहेंस करेंगे कि किस सिस्टम में क्या आता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग सिस्टम है वो तो अब खत्म ही हो गया, वो यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी 3 पे हम मिसालें दे दे के कवर कर लेंगे और एक हमने मिसाल ऑलरेडी कवर कर ली है, दैट इज एरिंग 429। उसको हम किसी और एंगल से भी टच कर लेंगे। मेरे पास एक बड़ा अच्छा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है 1553B का, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, मतलब उसको जरूर अपने पास रखें। इट्स अ वेरी वेरी प्रेशियस डॉक्यूमेंट, वो कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगा। चलिए अब हमारे पास स्ट्रेंथ काफी होगी, लेट्स स्टार्ट अगेन। हम ये बता रहे थे कि MTI और पल्स डॉपलर वेवफॉर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जनरली यानी उसने आपको वही चीजें बताई हैं जो आपको पता है, या खाली लेटर की डेजिग्नेशन डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज, हमने पल्स लेंथ कवर कर लिया था, हमने बैंडविड्थ कवर कर ली थी, हमने पल्स रेपिटेशन इंटरवल या PRT कवर कर लिया था, हमने पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली थी, हमने ड्यूटी साइकिल भी बता दिया था आपको, और हम फाइनली ये वो चीज है जो इससे पहले आपको नहीं पढ़ाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेडार डिजाइनिंग में, ठीक है। इसलिए कि जो एंटर्म में क्वेश्चन आएगा या मे बी जो अगला मैं CEP आपसे लूंगा उसके अंदर इसका अमल दखल हो सकता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल, CPI। हमने PRI को तो पहले भी पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि PRT को PRI कहते हैं, लेकिन CPI पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? CPI is basically designated by T with the suffix C, and this is your number of pulses which you are processing, जिसको evaluate कर रहे हैं, multiplied by your pulse repetition interval, this PR, ठीक है। तो यानी PRT को जब आप नंबर ऑफ पल्सेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल क्या है। देखो अगर ये 1 2 3 पल्सेस हैं, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 का रेंज आपको मिल जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 का रेंज मिल जाएगा। तो जितनी नंबर ऑफ पल्सेस है, देखो आप ये देखिए ना कि अगर ये TR है, ठीक है, आप इस TR को अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 टाइम्स, तो ये आपका कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल हो जाएगी। तो जितनी आपकी पल्सेस हैं उनको जब आप पल्स रेपिटेशन टाइम से या पल्स रेपिटेशन इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर कोहेरेंट प्रोसेसिंग टाइम। अब इसको नोट कर लो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी डिस्कस हुई है। मतलब ये बेसिकली वी आर ऑन चैप्टर नंबर 8। अच्छा, यहां तक सो फार सो क्लियर, ठीक है। और M क्या है? नंबर ऑफ पल्सेस इन अ CPI। CPI क्या है? कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल।
और m क्या है? नंबर ऑफ पल्सेस इन द सेम इंटरवल. m कैन बी 2, 3, 4, यानी m यूजुअली इज मच ग्रेटर फॉर पल्स डॉपलर. तो उसका जितना, ये हमने पहले भी पढ़ा था, यानी शुरू में अगर मैं आपको यहाँ इस जगह पे ले जाऊं, उसने क्या कहा था कि जब आप पल्स डॉपलर को प्रोसेस करते हैं, यूज लॉन्ग वेव फॉर्म. ठीक है, क्या करेंगे आप? यूज लॉन्ग वेव फॉर्म्स, मेनी पल्सेस, टेंस टू थाउजेंड ऑफ पल्सेस. और जब आप MPI यूज करेंगे, डू नॉट यहाँ यूज शॉर्ट वेव फॉर्म्स, 2 to 3 पल्सेस. ठीक है ना? तो यहाँ 2 to 3 करेंगे और यहाँ आप 10 to 1000 ऑफ पल्सेस करेंगे. ये जिक्र किस चीज का हो रहा है? ये जिक्र इस चीज का हो रहा है, कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल का, विच इज अगेन योर PRI मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पल्सेस. ठीक है, यहां तक सबके क्लियर हो गया? कोई सवाल पूछना है किसी को? नहीं. आमना, आमना नवाज, जी सर. what is the difference between a PRI and CRI? CPI. What is the difference between CPI and PRI? इसका जवाब दे सकती हो तुम? आमना? सर कॉम्प्लेक्स होता है कुछ. अभी तो पढ़ा है. अब्दुल कदीर, PRI में और पल्स रेपिटेशन इंटरवल में और CPI में क्या फर्क है? तुम लोग खाली विंडोज ऑन करके तो नहीं बैठ जाते हो? और कौन कौन है? ये सर पढ़ रहे हैं. ठीक है. तहरीम, मुजम्मिल, क्या फर्क है इन दो चीजों में? What is the difference between CPI and PRI? तहरीम, मुजम्मिल, इसका जवाब देना पसंद करेंगी आप? इट्स अ क्विज. सर मैं मुझे पता है तुम बता दोगे. तुम कौन हो? नाम बताओ अपना. रहमान सर. है? अब्दुल रहमान. हाँ बताओ. ओके. सर ये CPI हमारे पास होता है कोहेरेंट प्रोसेसिंग इंटरवल, जो कि PRI और नंबर ऑफ पल्सेस के मल्टीप्लाई करके आता है. हाँ, शाबाश. और PRI क्या होता है? पल्स रिपीटेशन इंटरवल होता है सर, कि हमारी एक पल्स कितनी देर बाद रिपीट हो रही है. हाँ, दिस इज, यानी आप ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है ना, दैट्स योर पल्स रेपिटेशन टाइम. तो जितनी नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा हो जाएंगी, उतनी कोहेरेंट प्रोसेसिंग आप आराम से कर पाएंगे. MTI के लिए ये 2 से 3 पल्सेस काफी होती है. यानी अगर आप 3 पल्सेस के लेंगे तो थ्राइस द PRI, यानी जिसको आप PRT भी कहते हैं. ठीक है, PRI और PRT एक चीज है. लेकिन अगर आपका डॉपलर सिस्टम होगा तो दैट इंटरवल विल बी मच बिगर बिकॉज नंबर ऑफ पल्सेस आर मोर. ठीक है, अब ये आपको देखिए अभी अभी पढ़ाया था, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू रिमेंबर. ठीक है, तुम्हारे 10 नंबर हो गए. अब्दुल रहमान. ओके. अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. प्लीज इसको गौर से समझिएगा. देखिए अगेन, इसका क्या मतलब है? क्या बताया था मैंने? मोहम्मद अहमद, कंटिन्यूएशन. इसका मतलब ये पल्स आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये एक और आएगी, फिर उसके बाद एक और आएगी, टिल इन्फिनिटी. जब तक ये पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं, इट बी लाइक दिस. और ये पूरा जो आपका हिस्सा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे रेंज गेट्स. लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि 20 हिस्सों में तकसीम करना. जनरली रेडारों में ये क्लॉक से डिवाइड होते हैं, यानी छोटे छोटे 100 इंटरवल्स कर लिए. यानी आप इसके 1, 2, 3, 4, उसे हम क्या कहते हैं? यानी उसे हम कहते हैं रेंज गेट्स या रेंज सेल. इसका क्या मतलब है? रेंज गेट्स. आप समझे, देखिए ये जैसे 1 to L. ठीक है, आप समझे यहां से लेके यहां तक 1 to L है. तो ये जितने भी छोटे छोटे खाने हैं,
एक छोटा खाना क्या है, दैट इज योर रेंज सेल। ठीक है, आगे बात समझ में कि रेंज सेल का क्या मतलब सर ये होता एक है। पैटर्न क्यों बना रहे हैं सर, ये पैटर्न क्यों बना रहे हैं, एक सिमिलर ये पैटर्न? पैटर्न अभी बता देता हूँ। खाली वो आपको ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस जो है आप यहाँ से बताएं, एक लाइन ले लो ये करके, ठीक है। तो यानी अगर आप इसको एम्पलीफाई करें, ये अगर ये 1 है और ये L है, तो ये 1 है और अगर ये L है, तो इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, आपके मतलब जितने भी अकाउंट है, लेट्स से अगर 100 है तो 100 पार्ट्स हो गए, और एक पार्ट को हम कहेंगे रेंज गेट या रेंज सेल। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई ना सबके। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये आपकी जो पल्स है, ठीक है, ये पल्स इन जगहों पे आपने सैंपल्स लिए, ठीक है, ये आपकी पल्स नंबर 1, ठीक है। इफ दिस इज योर पल्स नंबर 1, और पल्स नंबर इतनी बड़ी है कि पूरे आपके रेंज सेल के अंदर, तो आप कह रहे हैं पल्स 1 में मैं सैंपल 12 उठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 सैंपल या बताया अभी उसने, ये आपने सैंपल 12 उठाया, ठीक है। और इस सैंपल 12 को आपने कहाँ रख दिया, यहाँ से आप दिस इज योर सैंपल 12। अब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप whatever is the strength of this, you will just place it here, ठीक है। तो that will, और एक चीज और भी बता रहा है ये कि देखिए जब आप MTI रेडार की बात करते हैं तो MTI रेडार में आपकी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, तो नंबर ऑफ पल्सेस बहुत कम हो जाती है। आप एक डॉपलर रेडार में अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ पल्स स्कैटर हो जाएं, जाया हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, आपके पास ना आए, इसलिए कि आप 3000 के करीब पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं इन 1 सेकेंड। यहां आप 1 सेकेंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं मे बी 50 पल्सेस, ठीक है। अब अगर उस 50 पल्सेस में आधी जाया हो जाए तो फिर आप इवेल्युएशन कैसे करेंगे, तो आप क्या करते हैं कि उसका इन फेज और क्वाड्रेचर यानी दोनों पार्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, यानी उसके नॉर्मल पल्स को और उसका जो फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्रीज का हो जाए तो दोनों को आप इवेल्युएट करते हैं, यानी उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को आप इवेल्युएट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। जब भी आपका कोई सिग्नल आता है आप उसे क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटली कन्वर्ट करते हैं और फिर आप इन फेज एंड क्वाड्रेचर सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर एक आपका 0 पे है तो सैंपल दूसरा ऑटोमेटिकली 90 पे होगा। अगर लेट्स से ये वाला 0 पे होगा तो अब आप देखेंगे इसके 90 डिग्री पे क्या था, इसी के पीछे एक और मैट्रिक्स होगी जिसमें क्वाड्रेचर भी जमा हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कर क्या रहे हैं। अब आप पल्स 2 का सैंपल ले रहे हैं, अगेन 12 सैंपल ले रहे हैं। अब आप देखिए जब आप इसका 12 सैंपल लिया तो ये नीचे था, ठीक है। जब आपने यहाँ सैंपल लिया, अब ये 12वां सैंपल, तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे आ गया, ठीक है ना। अब यू विल अगेन प्लेस इट हियर। तीसरा आएगा, आप तीसरे को फिर 12वें पे लगाते चले जाएंगे, तो यू विल सी के इसी पर्टिकुलर रेंज गेट में ये पल्स वेरी कर रही है कि नहीं, और दिस पल्स में फ्लक्चुएट अप एंड डाउन। क्यों करेगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप उसी रेंज गेट में हर स्कैन के बाद आप सैंपल देख रहे हैं, ठीक है। सैंपल एट द सेम रेंज गेट, ये आपका अगर 12वां रेंज गेट है तो, और ये आपकी 1 to m जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ इन द सेम रेंज गेट लेके अब पुट करते चले जाएंगे। तो आप 1 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, एंड देन यू विल सी कि इज देयर अ वेरिएशन और नॉट। अगर हर दफा यानी जो आपका यानी पहली इंटरवल में भी इसी जगह पे आ रहा है, दूसरी इंटरवल में इसी जगह आ रहा है, तीसरे में भी इसी जगह आ रहा है और चौथी में भी इसी जगह आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रिटर्न एक स्टेशनरी टारगेट से आ रही है।
लेकिन अगर हर दफा उसी रेंज गेट के ऊपर सैंपल की पोजीशन ऊपर या नीचे हो जाती है तो इसका क्या मतलब है, देयर इज अ डॉपलर शिफ्ट, समथिंग इज मूविंग। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आई? अहमद, तुम्हारी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, शहरियार तुम्हारी समझ में आ गई? यस सर। एहतिशाम? जी सर समझ में आ गया। शायान अहमद? यस सर, आ रही है। अच्छा, Yes, अब्दुल sir. रहमान? यस सर। आमना नवाज? गायब हो गई। यस सर। तुम्हारी समझ में आई ये बात? यस। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, ये आपके रेंज गेट्स हैं, सेल्स हैं, और ये उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या स्ट्रेंथ है आपकी, और उसको आप प्लॉट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि हाउ मैनी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ पर रेंज गेट। ठीक है, इज इट वेरिंग और इट्स नॉट वेरिंग। ठीक है, और यही चीज आप इसी तरह के एक मैट्रिक्स में, ये तो आपको दिखाने के लिए ना, मतलब असल में तो आपके शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, यानी मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं जिनमें चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपके छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जब इकट्ठे आप उनको लगा दें तो आपका पूरा रजिस्टर बन जाता है। ठीक है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो आपके, यानी जो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, दैट गिव्स यू अ मेमोरी रजिस्टर। अच्छा, इससे अब आते हैं मूविंग टारगेट इंडिकेटर एमटीआई टेक्निक्स को। ये आपको मैंने डायग्राम बहुत क्लियरली समझाया था, और अगर आपको क्लासरूम लेक्चर याद आ जाए तो देखिए, नॉच आउट डॉपलर स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द क्राउड। ये नॉच किसे कहते हैं? इस चीज को नॉच कहते हैं, इस चीज को नॉच कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपके ब्लैंक पॉइंट से उन्हें कहते हैं नॉच। ठीक है, प्रोवाइड ब्रॉड डॉपलर पास बैंड एवरीवेयर। ये बेसिकली किसका बता रहे हैं? एमटीआई सिस्टम। ये दिस इज, यानी इसका मतलब इसमें बहुत सारे डिले लाइन कैंसिलर्स लगे होंगे। उसने आपको सर्किट नहीं बताया, उसने आपको फाइनल डायग्राम बताया। ठीक है, हमें पता है ये कैसे बनते हैं, ये हमने क्लासरूम में डिस्कस भी किया था। ठीक, तो अब आप ये देखिए, दिस इज बेसिकली द फाइनल फिल्टर। ठीक है, जो भी आपने डिजाइन किया डिले लाइन कैंसिलर्स और फीडबैक्स और सबके साथ, उसका फाइनल आउटपुट, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो प्रोवाइड अ ब्रॉड डॉपलर पासबैंड एवरीवेयर एल्स। ठीक है, ब्लाइंड स्पीड्स अकर एट मल्टीपल ऑफ द पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली बताई थी कि पीआरएफ और उसके मल्टीपल्स के ऊपर टारगेट डिटेक्ट नहीं होता। यानी आप क्यों समझे, देखिए लेट्स गो टू दिस डायग्राम। ये वाला डायग्राम, ठीक है, हमने देखा कि जो भी आपकी रेडियल वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट से आपको डॉपलर फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, अगर आपके जहाज की स्पीड बढ़ती चली गई तो क्या होगा, आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली गई। ठीक है, लेट्स से ये कितना है डॉपलर फ्रीक्वेंसी, 1000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो अगर आपका हवाई जहाज इस पर्टिकुलर स्पीड से 1000 माइल्स पर सेकंड से फ्लाई करेगा और वो इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर है, तो इस जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज हो जाएगी, जो अगर रेडार की पीआरएफ है तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो आपकी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी डॉपलर रेडार की इतनी ज्यादा होती है कि उस स्पीड पे एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाता। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये आपकी क्या है, दिस इज योर बैंडविड्थ। ये आपकी बैंडविड्थ है विच इज योर 1/पल्स विड्थ। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो दिस इज हाउ योर
डॉपलर फिल्टर इज मेड, ठीक है। सो 0 से लेकर, ठीक है, जो आपकी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर पास बैंड। जैसी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी या उसके मल्टीपल, ये क्या है 2f, इसके बाद 3f आएगा, फिर 4f। ब्लाइंड स्पीड क्या है कि अगर हवाई जहाज पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी या उसके मल्टीपल्स पे फ्लाई करना शुरू करेगा तो वो किसमें आ जाएगा, डॉपलर नॉच के अंदर आ जाएगा, एंड इट विल नॉट बी पिक अप। और ऐसी स्पीड्स को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पीड्स, ठीक है। दोबारा अब मैं पढ़ देता हूँ, ये मैंने चूंकि पहले पढ़ाया हुआ था, मैंने पुरानी चीज एक्सप्लेन कर दी। नाउ आई विल रीड फ्रॉम दिस। कहते हैं नॉच आउट डॉपलर स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय क्लटर, ठीक है। Provide broad Doppler passband everywhere else. Blind speed occur at multiples of pulse repetition frequency. यानी pulse repetition frequency या उसके multiples, ठीक है। When the sample frequency PRF equals a multiple of Doppler shift, it is considered as a clutter. और ये क्या लिखा हुआ है, clutter notch, ठीक है। ये रेड वाली चीज जो है ये clutter notch है। ये रेड वाली चीज क्या है, क्लटर नॉच है, स्टॉप बैंड है। ये रेड वाली चीज क्या है, ये क्लटर नॉच है। और ब्लू वाली चीज क्या है, एमटीआई फिल्टर है, पास बैंड है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम उन स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं जहां मतलब आपका डॉपलर नॉच आ रहा है, वहां आपको रेडार पिक नहीं करेगा। और इससे बचने का तरीका क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब कौन बताएगा, ये कौन है, आमना तुम बता दो चलो। व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ ब्लाइंड स्पीड? अरीबा, शुजात, आप बता दें। तहरीर, मुजम्मिल। सर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फिल्टर्स को। नहीं, फिल्टर्स को नहीं, क्या कहते हैं उस चीज को? अरीबा, शुजात, तुम बता सकती हो? स्टैगर्ड पीआरएफ, यानी पीआरएफ को स्टैगर कर देना। ब्लाइंड स्पीड को खत्म करने का तरीका क्या होता है, स्टैगर्ड पीआरएफ। यानी फिल्टर्स जो होते हैं ना, जैसे ये फिल्टर है, दूसरा फिल्टर इसको यूं करके कवर कर लेगा, ठीक है। ये एक फ्रीक्वेंसी का है ना, तो यानी एक फ्रीक्वेंसी, and this is your once pulse repetition frequency, 2 times 3 times। तो आप कुछ अरसे के लिए एक ट्रांसमिट करें, कुछ अरसे के लिए दूसरी ट्रांसमिट करें, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसका जवाब क्या है, ब्लाइंड स्पीड्स को खत्म करने का तरीका क्या है, बाय यूजिंग स्टैगर्ड पीआरएफ। नाउ 2 पल्स एमटीआई कैंसलर। अब वो बता रहा है कि fixed clutter echoes. If one pulse is subtracted from the previous pulse, the fixed clutter echoes will be cancelled. Okay? Moving target, ये वो ये delay line canceller का concept. Moving targets, the moving target change its amplitude from one pulse to the next pulse because of the Doppler frequency. Because आपका जहाज आपकी तरफ मूव कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर डॉपलर शिफ्ट चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर डॉपलर शिफ्ट चेंज होगी तो या डॉपलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसके अंदर उसका फेज भी शिफ्ट होगा। जब उसका फेज शिफ्ट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मूविंग टारगेट चेंज इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम वन पल्स टू द नेक्स्ट पल्स बिकॉज ऑफ द डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ठीक है। यानी एक पल्स से दूसरी पल्स में डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वजह से उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। इफ one pulse is subtracted from the other, the result will be an uncancelled residue। देखो अब अगर ये पल्स है, ठीक है, ये एक दफा टकरा के आई और जहाज आगे आ गया, जो दूसरे दफा जब दूसरी पल्स आई उसका ये रिटर्न आ गया, ठीक है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया। तो दिस शोज कि योर सिस्टम इज मूविंग। लेकिन अगर ये रिटर्न आपकी एक पहाड़ी से आती तो जब दोबारा वाली पल्स ट्रांसमिट करती तो बिल्कुल यही रिटर्न दोबारा आती।
फिर तीसरी पल्स आती, फिर भी रिटर्न वापस आती। जब आप पहली को दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जो दो बम्प्स हैं ये नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये जो चेंज आ रहा है इस वाली ith में और i+1 पल्स में, this is because of the Doppler frequency, because whenever your frequency changes, remember the phase change. Whenever the phase change, your amplitude changes, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये आपका इनपुट है एक पल्स को आपने, जैसे ये पल्स सपोज कर लेते हैं, इस पल्स को आपने भेजा डायरेक्ट और इस पल्स को भेजा डिले करके, ठीक है। एंड देन यू सब्ट्रैक्ट। अगर रिजल्ट आपका 0 आएगा तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिटर्न है वो एक फिक्स्ड टारगेट से आ रहा है, वो किसी पहाड़ी से आ रहा है, किसी बिल्डिंग से आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह के 2 हम्स आ जाएंगे या 3 हम्स आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टारगेट्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो सिस्टम है वो किसी मूविंग टारगेट से आ रहा है। इसके बारे में किसी को कोई सवाल पूछना है मुझसे, वरना मैं आगे चलूं। Anybody want to ask me a question? No, sir. अच्छा अच्छा, अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं इसका नाउ दिस कैन कम इन योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ये आपके सीपी में भी इससे कोई उलझा के कोई चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, एक होता है सिग्नल इन, अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन दोबारा पढ़ा रहा हूं बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। एक होता है सिग्नल इन और एक होता है क्लटर इन, यानी input target and the clutter power per pulse is, यानी SN is input target और clutter power per pulse, हर पल्स का जो क्लटर है वो जो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर S out और C out, यानी output target and the clutter power from the processor at the Doppler frequency FD. So MTI improvement factor क्या होगा, that will be signal to clutter ratio out over signal to clutter ratio in. So this is your MTI improvement factor, ठीक है। ये सबके समझ में आ गया कि जो भी आपका एक सिस्टम है उस सिस्टम में एक क्लटर इन होगा, एक सिग्नल इन होगा, और फिर जब वो सिग्नल उसको प्रोसेस कर लेगा तो एक क्लटर आउट होगा, एक सिग्नल आउट होगा। तो सिग्नल ऑब्लिक क्लटर आउट डिवाइडेड बाय सिग्नल ऑब्लिक क्लटर इन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमटीआई इंप्रूवमेंट फैक्टर, ठीक है। और अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये रिलेटिव पावर है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है। सो दिस इज योर लैंड क्लटर एंड ग्रीन वाला क्या है, रेन क्लटर है। एमटीआई इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होगा, सी इन ओवर सी आउट। अच्छा, अब अगर आप इस चीज को अगर प्रोसेस करें तो ये आपका, ये जो सी, ये वाली चीज है ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी, ये सी इन ओवर सी आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिग्नल आउट ओवर सिग्नल इन हो जाएगा। तो आउट ओवर इन, दिस इज द गेन एंड दिस इज क्लटर अटेन्युएशन। अब आपके पास एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला आ गया कि एमटीआई इंप्रूवमेंट फैक्टर इज क्लटर अटेन्युएशन इनटू सिग्नल, ठीक है। ये समझ गए ना कि इससे ये हम कैसे लेके आए। देखिए, सिग्नल टू क्लटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लटर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ चूंकि क्लटर नीचे ही ऊपर चला जाएगा, तो ये सी इन ओवर सी आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एस आउट ओवर एस इन हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट ओवर इनपुट इज गेन और इनपुट ओवर आउटपुट इज अटेन्युएशन। तो आपका एमटीआई इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होगा, एमटीआई इंप्रूवमेंट फैक्टर होगा क्लटर अटेन्युएशन इनटू सिग्नल गेन। अब ये प्रॉब्लम आपको कई तरीके से दी जा सकती है। हम आपको कह सकते हैं कि एक रेडार है, उसका
क्लटर, अच्छा चलो, अरीबा शुजात तुम हो लाइन पे? आमना तुम लाइन पे हो? जी सर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्लटर इंप्रूवमेंट फैक्टर 4 है, ठीक है, और अटेनुएशन जो है वो 2 है, तो गेन क्या होगी सिस्टम की? सर फॉर्मूले से निकालेंगे। अरे ये तो जबानी बताने वाली बात है, सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला। 8 8 टू सर, टू। 2, शाबाश, देखो ना, अगर ये 4 है और ये 2 है तो ये गेन है, ये क्या है, ये अटेनुएशन है। तो अगर मैंने आपको ये दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इससे डिवाइड कर लो। अब इसमें एक टीचर कितना खेल सकता है आपके साथ, आपको ये दे देगा, ठीक है ना, ये दे देगा, ये चीज दे देगा, कहेगा ये मालूम कर लो, ठीक है, या वो कहता है कि मेरा क्लटर जो है एक, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरा सिग्नल है और ये नॉइज है, मैं कहता हूँ से क्लटर इज नॉइज, तो मैं आपको ये वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू दे दूं, ये, और मैं कहूँ सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल दूं, तो आप सिग्नल ले लें और इस क्लटर को नॉइज समझ लें और सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल लें। तो अगर आप इसको अक्लमंदी से समझ लेंगे तो मैं कुछ भी कर लूं आप इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर थिंग्स बाय नेम्स, इसलिए कि देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर इजी टू सॉल्व, ठीक है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वर्ड में कभी वो ये नहीं लिखेगा कि सी इन इज दिस एंड एस आउट इज दिस एंड क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट फैक्टर यानी IFD इज दिस, वो तो ये कहेगा कि क्लटर, द इनपुट क्लटर इज इतने dBs, सिग्नल आउट हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ इतना वॉट्स, ठीक है, यानी वो आपको बेसिकली वर्ड में प्रॉब्लम पोर्ट्रे करेगा और आपसे जवाब मांग लेगा कि बताओ MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर क्या। तो हमेशा ये तो याद करो ही, लेकिन साथ में याद करो कि दिस इज क्लटर इन, दिस इज क्लटर आउट, दिस इज सिग्नल आउट, दिस सिग्नल इन, दिस इज इम्प्रूवमेंट फैक्टर, दिस इज क्लटर अटेनुएशन, दिस इज गेन अटेनुएशन। आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर, ठीक है, ये हमने पीछे क्या पढ़ा था, MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर, ये जो आपका I है ये क्या है, दिस इज योर MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर। ख्वाजा अनस साहब आप अभी आए, माशाल्लाह, अच्छा ओके। MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर के एग्जांपल्स क्या है, देखिए इसमें आपको से 2 पल्स MTI दे दी, यानी V आउटपुट आपको दे दी, 3 पल्स MTI आपको ये दे दी, ठीक है। स्प्रेड क्लटर यानी दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, दिस इज radar cross section of a clutter which is 10 hertz, again 2 MTI और 3 MTI, इन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। So 3 pulse canceller provide wider clutter notch and greater clutter attenuation। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी नंबर ऑफ पल्सेस को आप ज्यादा इवेल्युएट करेंगे उतना आपका MTI इम्प्रूवमेंट फैक्टर क्या होगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए कि ये आपकी 2 पल्सेस हैं, ये आपकी थी 3 पल्स कैंसलर प्रोवाइड वाइडर क्लटर नॉच एंड ग्रेटर क्लटर अटेनुएशन। तो क्लटर अटेनुएशन एक अच्छी चीज, ठीक है। तो दिस इज अ रियल इंपॉर्टेंट डायग्राम, और इस चीज को अगर आप कोई पुरानी चीजों से अगर रिलेट करेंगे, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं और ये बिल्कुल राइट, यहाँ से भी ये जो 3 रूल्स दिए हुए हैं, ये 3 रूल्स इसके ऊपर भी उसी तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस, अच्छा, नाउ स्टैगर्ड PR है। देखिए हमने एक सवाल पूछा था कि आपकी ब्लाइंड स्पीड को कैसे केटर किया जा सकता है, बाय
बाय यूजिंग स्टैगरिंग पीआरएफ। अब देखिए ये आपकी एक ट्रांसमिशन है, दिस इज योर एमपीआई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कितने इसके अंदर आपके डॉपलर नॉचेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन सारी जगहों पे आपकी क्या आएंगी? ब्लाइंड स्पीड्स आएंगी। मतलब ये पीआरएफ है, ये उसका मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल है, ये थर्ड मल्टीपल है, ये फोर्थ मल्टीपल है, ये फिफ्थ मल्टीपल है, एंड सो ऑन। सो एट एवरी मल्टीपल व्हाट इज हैपनिंग, यानी एयरक्राफ्ट को बेसिकली ऐसे घुसना पड़ेगा तब वो डिटेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर दुश्मन का जहाज है तो वो तो फिर यहाँ से आएगा ना, आपकी टेरिटरी में यूं घुसेगा, आप उसको आखिर तक नहीं पिक कर पाएंगे बिकॉज आप ब्लाइंड जोन के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पीआरएफ को स्टैगर कर देंगे तो क्या होगा? द रिस्पॉन्स विल बिकम लाइक दिस। और इसको और भी बेहतर करें तो अब आप देखिए ये पूरा एरिया वो है जिसके अंदर अब आपकी क्या चीज खत्म हो गई? ब्लाइंड स्पीड खत्म हो गई, और इट शिफ्टेड टू दिस प्लेस। कैन यू सी कि इस स्पीड पे तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता कभी। ठीक है, इफ इट डजंट फ्लाई एट दिस पर्टिकुलर स्पीड तो मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। स्टैगरिंग और चेंजिंग द टाइम बिटवीन द पल्सेस विल रेज द ब्लाइंड स्पीड, यानी ब्लाइंड स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इतनी ज्यादा होगी कि उस रेंज में एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता। तो अगर लेट से मैं कहूँ कि मेरी ब्लाइंड स्पीड जो है वो है 3000 मीटर्स पर सेकेंड, दुनिया का कौन सा जहाज है जो 3000 मीटर पर सेकेंड पर फ्लाई करता है? कोई भी नहीं फ्लाई करता। ठीक है, तो बस यू आर सेफ। So by staggering PRF, what you are doing, आपने इन ब्लाइंड जोन्स को खत्म किया और इन डॉपलर नॉचेस को खत्म कर दिया, और यानी इट्स लाइक योर पल्स इज लाइक दिस। बट हाउ डू यू मेक दिस? बाय यूजिंग डिले लाइन कैंसलर्स। ठीक है, although the staggered PRF remove the blind speed that would have been obtained with the constant PRF, they will be a new much higher blind speed। ठीक है, अब ये ब्लाइंड स्पीड इतनी हाई हो जाएगी कि आपको खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, ये सबके बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। वैसे भी हमारे पास अब 2 मिनट रह गए। नो सर। सर अच्छा, आप फाइनल एग्जाम का बता देते। फाइनल का तो बताया ही नहीं सर आपने। 2 मिनट में क्या बताऊंगा? यानी बता दें कुछ तो सर बता दें। बता दें जल्दी जल्दी। 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। अच्छा, अरे बता दें। अब हम पल्स डॉपलर, अच्छा सुनो, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था। ठीक है, अगेन ये वही डायग्राम दोबारा वापस आ गया। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए डेटा कलेक्शन ऑफ अ डॉपलर प्रोसेसिंग या डेटा कलेक्शन फॉर डॉपलर प्रोसेसिंग। अब अगर आप यहाँ देखें कि ये आपकी पल्स 1 है, ये पल्स 2 है, ये पल्स 3 है, ये पल्स 4 है। ठीक है, एंड यू collect all the data and after that you process it. ठीक है, and you process it through various filter banks. So can you see कि your MPI passband changes, इसका passband बिल्कुल change हो गया। ठीक है, यानी coherent integration of all pulses of a CPI। अब हमें पता है CPI क्या है, clutter rejection, resolving target into different velocity segments and allowing for fine grain target radial velocity। ठीक है, आई नो इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और हमारे पास 1 मिनट से कम ही किसी और भी बंद हो जाएगा। अगली जब भी हम पढ़ेंगे ये मुझे कोई याद दिलाएगा। हम इस सर बस जगह ये बता दो 12 घंटे होंगे नहीं होंगे? क्या होगा? 12 घंटे होंगे? नहीं, 12 घंटे नहीं होंगे, 4 घंटे होंगे आपके पास। क्या बात कर रहे हैं सर? 3 घंटे में आप पेपर करेंगे और 1 घंटा आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए। सर जब कोर्स कम था तो 1 दिन दिया था, अब पूरा कोर्स है तो सिर्फ 4 घंटे। वो उसका एक्सपीरियंस बुरा था ना।